हाँ बेटा, चलिए देखते हैं इसमें हम लोग आज न्यूक्लियाई चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अल्फा डीके कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को स्टार्ट करना है बीटा डीके। तो बीटा डीके क्या होता है ये आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि अल्फा डीके में क्या होता है, एक पेरेंट न्यूक्लियाई से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। जो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल किसी हीलियम का एक न्यूक्लियस होता था, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल रिलीज होता था तो वहां से एक जो चीज नई बचती थी उसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई कहते थे। और डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, पेरेंट न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर और मास नंबर में से अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था, और इस तरीके से एक लॉट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती थी। सेम ऐसे ही आज हम लोग बीटा डीके में देखेंगे कि बीटा डीके एक्चुअल में होता क्या है। बीटा डीके में अगर देखा जाए तो बीटा डीके एक्चुअली में दो टाइप से होता है। बीटा डीके जो है वो दो टाइप से होता है। एक इसमें से बीटा निगेटिव और बीटा पॉजिटिव, इस तरह के दो टाइप के डीके होते हैं। तो बीटा डीके अगर हम बात करें तो बीटा डीके यहाँ से ये दो टाइप का हो जाएगा। एक तो होगा बीटा निगेटिव और दूसरा हो जाएगा बीटा पॉजिटिव। इसमें ये दो टाइप का इसमें डीके होगा, बीटा निगेटिव और बीटा पॉजिटिव। यहां से क्या होता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, निगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और यहां से पॉजिटिव का मतलब एक पॉजिट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसके लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव, या इस तरह से हम देखें तो -1 0, ये इलेक्ट्रॉन निकलता है यहां से इलेक्ट्रॉन, और यहां पे एक पॉजिट्रॉन निकलता है, पॉजिट्रॉन। तो यहां पे +1 और ये 0, ये पॉजिट्रॉन है। तो इस टाइप के दो बीटा डीके, इसमें दो टाइप के बीटा डीके हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे में क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम लोग बीटा निगेटिव की बात करें कि बीटा निगेटिव यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसका किस तरह से उसमें बीटा डीके होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ले लें बीटा निगेटिव डीके। बीटा निगेटिव डीके, बीटा निगेटिव डीके का मतलब ये हो जाता है इसमें कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बीटा निगेटिव 1 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वह -1 है, और जो इसका मास नंबर है वो कितना है, ये 0 है। या इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीटा -1 और 0, ये दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें बीटा पार्टिकल का जो मास है वो कितना है, 0 है। इसमें मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज 0 एंड चार्ज इज माइनस एलिमेंट्री चार्ज, ये इसके बराबर है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मैंने x एक एलिमेंट लिया जनरल फॉर्म में, जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, और यहां से एक बीटा डीके हो रहा है।
कौन सा बीटा डीके हो रहा है? तो निगेटिव बीटा डीके हो रहा है, जिसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। डॉटर न्यूक्लियाई जैसे मान लीजिए कि वाई बन गया, यहाँ पे ये एक्स पैरेंट न्यूक्लियाई है, वाई डॉटर न्यूक्लियाई है, इसमें से एक बीटा निगेटिव डीके हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे पहले हम लोगों ने अल्फा डीके में देखा था कि इन दोनों का जो मास नंबर है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, वह इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, या इन दोनों का जो मास नंबर है इसके मास नंबर के इक्वल होगा। अब बता दो बेटा, अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है और इसका एटॉमिक नंबर -1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। Z -1 यानी कि Z+1 हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? इसका मास नंबर क्या रह जाएगा? A + 0 = A है ना? हाँ सर। या सॉरी, A - 0 = A, प्लस नहीं सॉरी, A - 0 = A, Z -1 = Z+1। और साथ में यहाँ पे एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा। एंटी न्यूट्रिनो, इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, ये एंटी न्यूट्रिनो, यहां से क्या होगा, एक रिलीज होगा बेटा। एंटी न्यूट्रिनो यहां से रिलीज होगा। जैसे वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही थी, वैसे यहाँ पे एक एंटी न्यूट्रिनो यहाँ से रिलीज होगा। यदि इस एक्स एलिमेंट में से एक बीटा निगेटिव पार्टिकल डीके होता है, एक तो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, साथ में एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि कार्बन आपने लिया, कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अच्छा, मास नंबर एक तो 12 भी होता है, लेकिन 12 वाला जो मास नंबर होता है वो स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। अनस्टेबल वाले का जो मास नंबर होता है वो 14 होता है, तो 6C14। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन -1 0 निकल गया यहां से। अब बोलो बेटा क्या बनेगा? तो देखो ध्यान से, क्या बनेगा उसको हम छोड़ देते हैं। अब इसका बता दो कि जो भी यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, जैसे मान लो कि 1 मिनट के लिए मैं लिखता हूँ डॉटर न्यूक्लियाई क्या है? Y। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 6 - -1 यानी कि 7, और 14 + 0, सॉरी 14 - 0, तो ये हो गया 14। अब बता दो बेटा कि ये कौन सा एलिमेंट है जो बना, वो कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन। गुड, नाइट्रोजन। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? ये नाइट्रोजन आएगा। ठीक है बेटा। और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज होगा, +V0। ये एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे एक रिलीज हो जाएगा। सर हाँ बेटा, एंटी न्यूट्रिनो बता दीजिए सर, क्या होता है? देखो इसमें एक्चुअली में क्या होता है, थोड़े से अभी आगे हम बढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जो बीटा निगेटिव डीके होता है ना, वह कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। समझ आ रहा है क्या? न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन में भी कन्वर्ट होता होगा? हाँ, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। समझ आ रहा है क्या? और जब क्या, अच्छा इसके बाद वाले में पॉजिटिव वाले, बीटा पॉजिटिव वाले में देखेंगे तो उसमें प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिनो। मतलब कि यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, वहां पे न्यूट्रिनो। क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, रफ कर दो इसको। यस सर।
चलिए, अच्छा एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे कि वही जो अभी आपने पूछ लिया था मैं उसी को बता देता हूं। एक्चुअली इन बीटा निगेटिव डीके conversion of neutron to a proton, conversion of neutron to a proton inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा निगेटिव डीके करते हैं। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है, जो न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में किस तरह से कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या लिखा था मैंने यहां पे, एक्चुअली इन बीटा निगेटिव डीके न्यूट्रॉन converts into proton inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कि कोई न्यूट्रॉन है जो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है और इसका मास नंबर 1 होता है, इक्वल टू, अब ये प्रोटॉन में यदि कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोटॉन 1 1, हाँ बेटा सर वो जो आपने इसके सबसे पहले समझाया था ना, एक वो स्टेबिलिटी बेल्ट वाला, वो हाँ हाँ स्टेबिलिटी बेल्ट, सर एक बार वो फिर से समझा देंगे। अभी 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 बस इसी में आ रहा है, इसी में वो आ रहा है बेटा, इसी में स्टेबिलिटी बेल्ट में बता ही रहा हूं, ठीक है। ओके सर। हाँ, 0 1 न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू द प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जैसे ही प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 है तो इनका एटॉमिक नंबर भी 0 हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। देखो आप ध्यान से, अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो इसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज हो गया -1 और यहाँ पे 1 है तो 1 में कितना प्लस करें तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 0। अब देखो बेटा ये बैलेंस हो चुका है, ये बैलेंस हो चुका है, ये 1 -1 तो 1 -1 0, 1 + 1 ये 1, तो न्यूट्रॉन जो है इसे प्रोटॉन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया यहाँ पे, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो गया, और प्लस में साथ क्या मिला, तो V0, मतलब ये एंटी न्यूट्रिनो यहाँ से एक रिलीज हुआ, एंटी न्यूट्रिनो। तो इस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है क्या होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे देख लीजिए, अगर इसको हाँ, अभी हम लोगों ने देखा ही था कि अगर X कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब E -1 0,
तो साथ में क्या बनता है यहाँ पे, तो एक इसका न्यूक्लियाई मतलब डॉटर न्यूक्लियाई बनता है जिसका एटॉमिक नंबर Z+1 और मास नंबर A होता है। और साथ में सेम वैसे ही क्या निकलता है, यहाँ से एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। अब यहाँ पे समझिए बेटा, यहाँ पे किस में कन्वर्ट किया गया है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में। अब जो स्टेबिलिटी बेल्ट की बात अभी हम लोग कर रहे थे कि स्टेबिलिटी बेल्ट में हम लोग क्या देखा था, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इस पे क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। यहां से देखा कि स्टेबिलिटी बेल्ट कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे स्टेबिलिटी बेल्ट होती है, ये स्टेबिलिटी बेल्ट होती है। यहां तक क्या होता है, यहां तक की स्टेबिलिटी बेल्ट उन एलिमेंट्स के लिए है, उन एटम्स के लिए जिसका एटॉमिक नंबर <20 था। और यहां से जो ये टेढ़ा होकर गया है वह एटॉमिक नंबर कितने के लिए था, तो <20 था। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम लोग देखा है जब ये प्रोटॉन है, इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या अगर ज्यादा होती है तो वो क्या होता है, वह नीचे की तरफ होता है, इस बेल्ट से क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है वह स्टेबिलिटी बेल्ट से अपर साइड में उसका न्यूक्लियस आता है, उसका न्यूक्लियस अपर साइड में आता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब मान लीजिए कि प्रोटॉन अगर ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी बेल्ट पर जाने के लिए क्या करता है, वह अपने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करता है, जिससे कि N और P का रेशियो, N/P का रेशियो किसके बराबर हो जाए, तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 1.6 से छोटा या 1.6 के बराबर हो जाए। मतलब अपने इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करता है, और यदि न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो उसकी न्यूक्लियाई कहाँ पे आती है, तो इसी स्टेबिलिटी बेल्ट के अपर साइड में आती है। तो वह इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, न्यूट्रॉन को जो है प्रोटॉन में चेंज करता है, जिससे कि N और P का रेशियो इस रेंज के अंदर आ जाए। बात समझ में आ गई क्या बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसलिए न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन जो है अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कुछ न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे कि रेशियो किस में आ जाए, तो रेशियो 1 और 1.6 के बीच में आ जाए। जयदीप, जयेश, यस सर। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया क्या स्टेबिलिटी बेल्ट वाला। यस सर, आ गया। हाँ, अगर रेशियो बहुत कम ज्यादा है तो अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या की वजह से यदि रेंज बाहर जा रहा है, मतलब इनका रेशियो इस रेंज से बाहर जा रहा है, तो वह प्रोटॉन को क्या करता है, न्यूट्रॉन में चेंज करता है और स्टेबिलिटी बेल्ट पे आने की कोशिश करता है। तो वही रिएक्शन यहाँ पे है बेटा। और यदि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वह स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे आ जाता है, फिर स्टेबिलिटी बेल्ट पे आने के लिए क्या करता है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करेगा। जब ये पॉजिटिव वाला हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया। हाँ राजीव, जयेश कुछ पूछ रहे थे। सर वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था तो सर वो समझ में नहीं आया एक्चुअली ग्राफ। मैं ये ग्राफ तो स्टेबिलिटी बेल्ट की है, ये किसकी है, स्टेबिलिटी बेल्ट। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर अगर कोई न्यूक्लियाई आ रहा है तो इसका मतलब कि उस न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है 1 से लेकर के 1.6 के रेंज में होता है। समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। अगर उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो इस रेंज से बाहर है, बाहर दोनों तरफ हो सकता है, बाहर का मतलब इसी स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर भी हो सकता है, स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे भी हो सकता है उस न्यूक्लियाई की पोजीशन। लेकिन न्यूक्लियाई की पोजीशन किस पे डिपेंड करेगा, यदि ऊपर है इसका मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या उसमें ज्यादा है, अगर नीचे है तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। वह स्टेबिलिटी बेल्ट पर जाने के लिए यानी कि अपनी न्यूक्लियाई को स्टेबल बनाने के लिए अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो कुछ प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करता है, जैसे इसके B पॉजिटिव वाले में आएगा। और यदि न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो वह न्यूट्रॉन को
प्रोटॉन में चेंज करता है जिससे कि वो स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ जाए। जैसे ये वाली रिएक्शन, इसमें न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन, वह इस स्टेबिलिटी बेल्ट के अपर डायरेक्शन में थी, अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और स्टेबल होने के लिए वह न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर रहा है जिससे कि स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ जाए। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया क्या? यस सर। ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे बी पॉजिटिव डीके। बी पॉजिटिव डीके, एक सेकंड बेटा। अच्छा, थोड़ा सा इसी में और भी हम लोग लिख लें। जैसे जो एंटी न्यूट्रिनो का जो कॉन्सेप्ट था वह पॉली ने दिए थे। पॉली, इनका पूरा नाम याद है बेटा? एंटी न्यूट्रिनो was suggested by Pauli। तो ये इस साइंटिस्ट ने एंटी न्यूट्रिनो को बताया था कि एंटी न्यूट्रिनो इसमें से क्या होता है, रिलीज होता है। अब एंटी न्यूट्रिनो इज इमिटेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब एंटी न्यूट्रिनो से क्या होता है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन है वह क्या होता है, उस लॉ को वो फॉलो कर पाते हैं, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन उसमें नहीं हो पाएगा। और साथ में स्पिन मोमेंटम आप लोग उसमें पढ़ के आए होंगे ना, जो इस तरीके से केमिस्ट्री में कुछ इस तरीके से बताया जाता है। ये ऐसे पढ़े होगे ना कहीं, ऐसे साइन पढ़े होगे ना। जब ऑर्बिट को फिल किया जाता है तो ऐसे साइन बताया गया है कहीं। इसी को स्पिन मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बेटर समझ जाओगे इस चीज को। तो एंटी न्यूट्रिनो क्या करता है, एंटी न्यूट्रिनो इज इमिटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पिन मोमेंटम। तो ये जो एंटी न्यूट्रिनो है इस काम के लिए क्या होता है, वो इसमें इमिट होता है। ठीक है बेटा, ये रफ करो। जयेश, ठीक है। अब यहां भी इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे रिलीज होती है और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो रफ कर रहा हूं मैं इसको।
जैसे मान लीजिए ये कोई एक्स एलिमेंट है, पेरेंट न्यूक्लियाई, और यहां से क्या होता है, बीटा निगेटिव डीके होता है। या इसको अपन 0 लिख देते हैं प्लस में, और क्या यहां बनता है, तो इसका डॉटर न्यूक्लियाई मान लीजिए कि ये y बन जाता है, साथ में इसमें एनर्जी Q यहां से रिलीज होती है, ये एनर्जी Q रिलीज होती है। अब यहाँ भी इस एनर्जी को यदि मुझे कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर लिख देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो कि ये कहीं चार्ज तो नहीं है, ये चार्ज नहीं होता, ये एनर्जी है। तो Q इक्वल टू, ऑलरेडी हम लोग अल्फा डीके में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो Q होता है मतलब एनर्जी होता है, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो E इक्वल टू mc² वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहां भी हम मास देखें तो मास कितना मिलेगा, तो बेटा देखिए इसका मास यानी कि mx माइनस इन दोनों का मास, और जो मास में डिफेक्ट आया है वो मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा इसमें, तो मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ ये आपका डॉटर न्यूक्लियाई y, ये मास डिफेक्ट हुआ, मतलब इतना मास डिफेक्ट हुआ, मास में इतनी कमी आ गई, और इनटू में क्या हो जाएगा c²। यही ऑलरेडी हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, अल्फा डीके में पढ़ा था। और वहां पे मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला भी बताया था। एक शॉर्टकट फार्मूला में क्या बताया था कि Q इक्वल टू mx माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, और इनटू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस फार्मूले से भी इससे कुल एनर्जी कितनी रिलीज होगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारी चीज, ये फार्मूला तो सेम वही है जो हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल में पढ़ के आए थे कि अल्फा पार्टिकल के रिलीज होने से कुल कितनी एनर्जी रिलीज होती है वहां पे। ई वेरी वेरी स्मॉल, इसमें जो ई है वह बहुत ही छोटा है, जो इलेक्ट्रॉन है वेरी वेरी स्मॉल, इट टेक्स नियरली ऑल द एनर्जी। मतलब ये हम मान लेते हैं कि सारी एनर्जी कहां से आ रही है, तो सारी एनर्जी ये बीटा पार्टिकल से ही हो रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहां से रिलीज हो रहा था, अभी हम लोगों ने पीछे वाले में देखा था कि इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ में रिलीज हो रहा था, तो उससे हम ये मान लेते हैं कि उससे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, वही उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सारी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कहां से हो रही है, तो बीटा से हो रही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंस E इज वेरी स्मॉल, इट टेक नियरली नेग्लिजिबल, इसको हम निग्लेक्ट मान लेंगे कि यह लेवल निग्लेक्टिबल है। ऑल द एनर्जी देयरफॉर जो इसमें टोटल एनर्जी Q है या ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा के इक्वल हो जाएगा। बीटा की जो काइनेटिक एनर्जी होगी लगभग उसी के बराबर ये टोटल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, ये जो मास है ना, मास को हम लोग AMU में डिनोट लिखेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, AMU में इसको हम लोग नोट करेंगे। एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑल बीटा पार्टिकल्स डोंट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। जितने भी बीटा पार्टिकल्स है सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंटली है, मतलब इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि क्यों होती है, कैसे होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जितने भी बीटा पार्टिकल्स यहाँ से बीटा निगेटिव रिलीज हो रहे हैं वो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है।
experimentally it was observed that kinetic energy of all beta particles are not same, वह सेम नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ के रूप में हम लोग इस तरह से इसको देख सकते हैं कि अलग अलग बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग देखने को मिली। ये जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल मैं इस पे ले लेता हूं और इस वाले पे काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमें देखने को कुछ ऐसा मिला, इस टाइप से ये मिला, अलग मिला हमें। मतलब यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी इस तरह से, इस बीटा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, इस तरह से यहाँ पे ऐसा है। तो इस तरीके से बीटा, हर अलग अलग बीटा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी भी क्या मिली, अलग अलग मिली। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली है, मतलब ये नहीं है कि इसका कुछ प्रूफ अपन करके बताएं, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी बीटा पार्टिकल थे, हर बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट हमें देखने को मिली। ठीक है बेटा, ये एंटी न्यूट्रॉन केम इनटू पिक्चर, इट कैन टेक वेरिएबल एनर्जी। इसका मतलब यही हो गया कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बीटा पार्टिकल की एनर्जी यदि डिफरेंट मिल रही है, तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, एक तरीके से वेरिएबल एनर्जी है। मतलब ये हो गया कि 10 काइनेटिक एनर्जी और वेरिएबल, ये काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये अलग अलग है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर वेरिएबल है तो Q इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस, और ये कितना हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, इन दोनों के एनर्जी के सम के बराबर लगभग लगभग क्या आ रहा है, ये टोटल एनर्जी यहां से मिलेगी, जो Q है टोटल एनर्जी इसके बराबर मिलेगी। अच्छा, जितनी ज्यादा न्यूट्रिनो होंगे, एनर्जी उतनी ही क्या होगी, उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब अगर इसको इस तरह से, अगर इसको मैं बता दूं ग्राफ के द्वारा, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि इस पर अगर हमने एंटी न्यूट्रिनो लिया और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिया, तो यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा है वह ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है, यह ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ये जितना ही डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ रही है उतना ही एंटी न्यूट्रिनो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कोचिंग में इसके आगे कराया था क्या आपने? नहीं, पढ़ाया ही नहीं। तो मैथ्स कराया? हाँ
ठीक है बेटा, तो ये बीटा निगेटिव जो डीके था, ये बीटा निगेटिव डीके कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम लोगों को बीटा पॉजिटिव डीके इसमें स्टडी करना रहेगा। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है, तो बीटा पॉजिटिव डीके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा।